ऑडियो 3 पुस्तक नई दुनिया का अन्वेषण करता कर्मवीर कोलंबस। लेखक ब्रह्मा वर्चस। कोलंबस के लिए प्राण संकट। यद्यपि स्पेन की साम्राज्ञी ने 3 जहाजों की व्यवस्था कर दी और कोलंबस को एडमिरल की पदवी भी प्रदान कर दी गई, पर केवल इन साधनों द्वारा यह महाअभियान पूरा नहीं हो सकता था। सबसे आवश्यक बात तो थी जहाजों को चलाने वाले मल्लाहों का मिल सकना। जिस दिन पालोस बंदरगाह के न्यायाधीश ने सम्राट का फरमान पालोस नगर के नागरिकों को पढ़कर सुनाया, वहां पर एक भयंकर हलचल मच गई। फरमान इस प्रकार था: हम डॉन फर्डिनेंड और डाना इसाबेला, जो कि प्रभु की कृपा से कैस्टिले, अरागोन, लियोना, ग्रेनेडा, टोलेडो, वेलेशिया, जिब्राल्टर तथा कनारी द्वीप के सम्राट और साम्राज्ञी हैं, पालोस के नागरिकों को संबोधित करते हैं। आपको यह भली भांति विदित है कि राज्याज्ञा का उल्लंघन करते हुए आपने तस्कर व्यापार किया, जिसके लिए राजकीय परिषद द्वारा आपको यह दंड दिया जा चुका है कि अपने खर्च से आप 2 जहाजों को राज्य की सेवा में साज सज्जा सहित पेश करेंगे। हमने महासागर और सागरों के एडमिरल डॉन क्रिस्टोफर कोलंबस को यह अधिकार प्रदान किया है कि वे पश्चिमी महासागरों की यात्रा हमारे हित में करें। आपको आदेश दिया जाता है कि इस घोषणा के 10 दिन के अंदर ये 2 जहाज साज सज्जा से तैयार करके राज्य की सेवा में उपस्थित करें। इसके अतिरिक्त इनके आदेशानुसार आपको यात्रा भी करनी होगी। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसे हमारे कोप का भाजन बनना होगा। उनसे 10,000 मैरावडीज रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह राजादेश ग्रेनाडा नगर में अप्रैल की 20वीं तारीख और हमारे प्रभु ईसा मसीह के वर्ष 1492 को अंकित हुआ। इस आदेश को सुनकर समस्त जनता भयभीत हो उठी। पालोस निवासी कुछ समय के लिए 2 जहाज दे सकते थे, पर सवाल यह था कि अज्ञात समुद्र में जिसकी सीमा का कोई पता नहीं है, जाकर अपने प्राण देने को कौन तैयार होगा। पालोस बंदरगाह के मल्लाह अपने तुच्छ साहस के लिए प्रसिद्ध थे और समुद्री यात्रा के लिए सदैव तैयार रहते थे, पर अंधकार युक्त समुद्र की यात्रा को कौन तैयार हो सकता था। कहा जाता था कि उस समुद्र का जल काला है और उसमें ऐसे विशाल दानवाकार जंतु रहते हैं जो पूरे जहाज को दावकर समुद्र के तले में ले जा सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि राजाज्ञा से भयभीत होने पर भी लोगों ने इस योजना में हर तरह से बाधा डालने का निश्चय कर लिया। नगर के समस्त व्यवसायी, बंदरगाह के अधिकारी और समस्त मल्लाह इस संबंध में एकमत थे। बंदरगाह वालों ने एक एक करके सब जहाजों को वहां से विभिन्न स्थानों की यात्रा के लिए हटा दिया और मल्लाह लोग घरों को छोड़कर आसपास की पहाड़ियों में जा छिपे। लोग कहने लगे, महासागर और सागरों का एडमिरल कोलंबस, वाह, उसकी आज्ञा के सामने वे सिर नहीं झुकाएंगे। वे इस विदेशी को अपने देश से भगाकर ही छोड़ेंगे। फादर पीरेज, डॉक्टर फर्नांडिस और स्वयं कोलंबस सप्ताह भर तक नगर में जगह जगह फिरकर लोगों को समझाते रहे, पर इस यात्रा के लिए कोई भी सहमत न हुआ। उल्टा जहाजों के मालिकों ने भी अपना एक गुट बनाकर इस यात्रा का विरोध करना शुरू किया। वे कहते थे कि यह सच है कि हम राज्यादेश पर 2 जहाज देने को बाध्य हैं, परंतु इस मूर्खतापूर्ण यात्रा में तो वे जहाज नष्ट ही हो जाएंगे। तब उनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? यह पागल विदेशी जिस प्रकार की यात्रा में इन जहाजों का प्रयोग करना चाहता है, उसे सह सकने की शक्ति किसी भी जहाज में नहीं है। जनता की ऐसी भावना तथा असहयोग की नीति को देखकर न्यायाधीश ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करके सम्राट के पास भेजी। इसके 10-5 दिन बाद ही एक शाही हरकारा
तुरही बजाता हुआ पालोस नगर में आया और एक नया राज्यादेश सुनाया कि बंदरगाह में जो भी जहाज दिखाई पड़े उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए और उसके मालिक तथा काम करने वालों को बलपूर्वक एडमिरल की अधीनता में दे दिया जाए। जो इससे इनकार करे उसे जेल खाने में भेज दिया जाए। पिंजोन का सहयोग। इस प्रकार पालोस में बड़ी हलचल मच गई और अनेक लोग कोलंबस की जान के गाहक बन गए। जब पिंटा नामक जहाज बंदरगाह में आया और अधिकारियों ने उसे जब्त कर लिया तो लोगों का क्रोध और भी भड़क उठा और एडमिरल कोलंबस को मार देने की धमकी दुगने जोर से दी जाने लगी। उसी समय पालोस का समुद्री व्यापारी पिंजोन, जिसके साथ पहले ही दिन कोलंबस की बातचीत हुई थी, अपने जहाज के साथ वापस आया। वह और उसके दो भाई बड़े साहसी जहाजी थे और मल्लाहों पर उनका बड़ा प्रभाव भी था। इसलिए जब पिंजोन कोलंबस की सहायता को तैयार हुआ और स्वयं अपने भाई के साथ दो जहाजों का कप्तान बनकर साथ जाने को सहमत हुआ तो लोगों का मनोभाव बहुत बदल गया और कितने ही मल्लाह जहाजों में काम करने को तैयार हो गए। अगस्त के आरंभ में तीनों जहाजों का बेड़ा सब तरह की सामग्री से लैस होकर कूच के लिए तैयार हो गया। जहाजों के सब कर्मचारी इकट्ठे होकर ला रेबिडा मठ के अध्यक्ष फादर पीरेज से आशीर्वाद प्राप्त करने को गए। फादर पीरेज ने कहा कि उनके सामने एक महान कर्तव्य है। उनको राज्य सत्ता की वृद्धि तथा अपना व्यवसाय करने के साथ ही प्रभु ईसा का धर्म संदेश भी नई दुनिया में पहुंचाना है। उस समय सब लोग अपने धर्म गुरु के सामने मस्तक झुकाकर इस प्रकार खड़े थे मानो वे इस दुनिया को छोड़कर परलोक जाने की ही तैयारी कर रहे हों। जब वे लोग अत्यंत गंभीर भाव से अपने जहाजों पर लौटे तो नगर के रास्ते शोक से रोती पीटती स्त्रियों और बालकों से भरे हुए थे। वे कहते थे कि यह विदेशी एडमिरल हमारे पति और भाइयों को मौत के मुख में लिए जा रहा है। संसार में लोक कल्याण के लिए नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाने वाले लोगों को किस प्रकार की अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ता है और सदैव कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राण चढ़ाने को तैयार रहना पड़ता है, इसका उदाहरण कोलंबस की समुद्र यात्रा की तैयारी से मिल सकता है। ऊंचे लक्ष्य के लिए आत्मत्याग कर सकने की भावना सब में नहीं हो सकती। अधिकांश व्यक्ति तो वही काम करना चाहते हैं जिसमें उनको कम से कम खतरा और ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ऐसे दुनियादार आदमी कोलंबस के साथ अज्ञात और अनिश्चित प्रदेशों की यात्रा करना कब पसंद कर सकते थे। समुद्र के मध्य साहसपूर्ण संघर्ष। पालोस के बंदरगाह से रवाना होकर कोलंबस किसी प्रकार कनारी द्वीप तक तो पहुंच गए थे, जो कि स्पेन के शासन में था। वहीं से उनको पश्चिमी समुद्र में प्रवेश करना था। वहां सुनने में आया कि पुर्तगाल के लड़ाकू जहाज फेरो द्वीप के पास कोलंबस के जहाजों को गिरफ्तार करने के लिए ताक लगाए हुए हैं। कोलंबस के साधारण व्यापारिक जहाज फौजी जहाजों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? इसलिए उसने बिना अधिक विलंब लगाए संध्या के समय ही वहां से कूच कर दिया और रात्रि के अंधकार में फेरो से कुछ दूरी पर आगे बढ़ गया। पर जैसे ही जहाज जमीन से काफी दूर निकल गए और चारों तरफ असीम जलराशि के अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई पड़ने लगा, वैसे ही सब मल्लाहों के हृदय में आतंक समा गया और वे रोने लगे। जब कोलंबस ने अपने कमरे में उनकी चीख पुकार सुनी तो वह बाहर आया। उसने देखा कि सब मल्लाह एक जगह इकट्ठे होकर इस यात्रा के विरुद्ध प्रलाप कर रहे हैं। कोलंबस को देखकर उन्होंने कहा, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? कोलंबस, मैं तुम्हें गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर। मल्लाह, खुशहाली। पर इस पागलपन के जुए में हम अपने प्राण संकट में नहीं डालना चाहते। कोलंबस,
क्या मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है? मैं भी तो अपना जीवन संकट में डाल रहा हूँ। तुम इस जुआ से घबराते हो, पर इसी के द्वारा तुमको भरपूर संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेगी। क्या तुम यह नहीं समझते कि यदि सम्राट और साम्राज्ञी को इस योजना की सच्चाई के विषय में विश्वास न हो गया होता, तो वे मुझे 3 बहुमूल्य जहाज कैसे दे देते? मल्लाह, लेकिन तुम हमें क्यों लिए जा रहे हो? कोलंबस ने कुछ कठोरता के साथ उत्तर दिया, यहाँ से 700 मील की दूरी पर सिपांगो द्वीप है। इस द्वीप के अनेकों घरों की छतें सोने से मढ़ी हैं। जब तुम लौटकर अपने घर पहुंचोगे तब अनेक लोग तुम्हारी सफलता देखकर ईर्ष्या करेंगे। मेरे ऊपर विश्वास रखो और अपना काम परिश्रम से करते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर है, वही हमें अपने देश में सुरक्षा पूर्वक वापस लाएगा और प्रतिष्ठा और पुरस्कार के भी अधिकारी होंगे। कोलंबस ने ये शब्द ऐसी आंतरिक भावना के साथ कहे थे और उसके समझाने का ढंग भी इतना युक्ति युक्त था कि मल्लाह लोगों का असंतोष दूर हो गया। पर समुद्र में तो नित्य ही कुछ न कुछ विपत्ति आती रहती थी, जिससे बीच बीच में यह असंतोष फूट पड़ता था। जब मार्ग में उनको कुछ चिड़ियां उड़ती हुई मिली और समुद्री घास भी मीलों तक दिखाई दी, तो सबको आशा हुई कि अब भूमि कहीं निकट ही है। पर जब कितने ही मील चलने पर कहीं सागर का अंत दिखाई न पड़ा, तो मल्लाह आपस में सलाह करने लगे कि किसी प्रकार अपने घर को वापस लौटना चाहिए। एक ने कहा, वे देश कहाँ है जिनका हमसे वायदा किया गया था? सोने का पहाड़ कहाँ है? अगर हम घास के दलदल में फंस गए तो सभी जहाज यहीं नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, एडमिरल की गणना के अनुसार हम 800 मील की यात्रा तो कर चुके हैं, वह इससे भी अधिक दूर हमें कहाँ ले जाएगा? तीसरा, ओह, हम तो मूर्ख हैं जो इस पागल आदमी की बात पर विश्वास करते हैं। चौथा, लेकिन यहाँ जमीन होनी तो अवश्य चाहिए। पक्षी भी चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं और समुद्री घास भी। पहला, यह कहानी तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। उसने चिकनी चुपड़ी बातों में हमें बहका रखा है। यह हमारी साम्राज्ञी की आज्ञा का दुरुपयोग कर रहा है। सालमंका के विद्वान आचार्यों ने तो पहले ही इसे पागलपन बतलाया था। तब फिर सब मिलकर सलाह करने लगे कि हम सब मिलकर एक हो जाए तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हम इस सन की एडमिरल को समुद्र में क्यों न फेंक दें और कह दें कि वह पैर फिसलने से गिर पड़ा और आज की रात में ही उसे मछलियों के पेट में पहुंचा देना चाहिए। इस प्रकार ना मालूम कितनी बार कोलंबस ने मल्लाहों के असंतोष का शिकार होना पड़ा। इस बीच में तरह तरह की कठिनाइयों और रसद के घटते जाने से वह भी चिंतित रहता था। इन दिनों वह सोता और खाता भी बहुत कम था। वह रात दिन जहाज की गति और व्यवस्था को देखता रहता था, जिससे कोई कार्यकर्ता किसी तरह की भूल न कर दे। वह कभी कभी पिंजोन भाइयों से बात कर लेता था, अन्यथा प्रायः मौन ही रहता था। मल्लाहों का विद्रोह। 25 सितंबर को कुछ मल्लाहों को भूमि दिखाई देने का आभास हुआ, जिससे वे बड़े हर्षित हुए और नाचने गाने लगे। पर सुबह होने पर मालूम पड़ा कि आसपास कहीं भूमि का चिन्ह नहीं है और 2 दिन व्यतीत हो जाने पर भी कहीं समुद्र का किनारा दिखाई न दिया। इस पर मल्लाह फिर वापस लौटने की धमकी देने लगे। जब कोलंबस ने उनको डांटा फटकारा तो एक मल्लाह का क्रोध भड़क उठा और उसने अपनी कमर से चमचमाता छुरा निकालकर कोलंबस की तरफ फेंका। कोलंबस ने पैतरा बदलकर अपने को बचा लिया और उस मल्लाह का गला पकड़कर सीढ़ी से नीचे ढकेल दिया। इस पर अन्य 6 मल्लाह जो इस संघर्ष को देख रहे थे उसकी तरफ बढ़े, पर उसी समय कोलंबस ने एक छोटी तोप खींचकर अपने सामने कर ली और गर्ज कर कहा, तुम सब तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना मैं तोप से उड़ा दूंगा।
एक साहसी व्यक्ति बोला, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्या आप खाली हाथ व्यक्तियों पर तोप चलाओगे? कोलंबस, जिस आदमी के हाथ में छुरा है वह निरस्त्र कैसे कहा जा सकता है? और जो कुछ तुम्हें कहना है वहीं से कहो। अगर किसी ने कदम आगे बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा। मल्लाह, आपने हमसे जितनी दूर आने का समझौता किया था, हम उससे अधिक दूर आ चुके हैं। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कोलंबस, तब तुम लोग पानी में तैरकर स्पेन चले जाओ। मैं जहाजों को तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो आगे जाना है। अंत में मल्लाहों से जीवन मरण का संघर्ष करते 12 अक्टूबर 1942 कोलंबस के जहाजों ने एक हरे भरे द्वीप के किनारे लंगर डाला। मल्लाहों को तो भूमि पर उतरकर अपनी जीवन रक्षा का भरोसा हो जाने से हर्ष हुआ, पर कोलंबस के हर्ष का वे अनुमान नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे प्राण रक्षा की तो कभी चिंता ही नहीं हुई थी। उसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य पूरा हो जाने की खुशी थी। उसने भूमि पर उतरते ही घुटनों के बल झुककर उसे चूमा। उसने पिंजौन से कहा, परिश्रम की दिशा में यात्रा करके मैंने एक नए देश को पा लिया। यह एक बड़ी विजय है। संसार में किसी महान कार्य में सफलता प्राप्त करना सहज नहीं होता। जब तक मनुष्य उसे सिद्ध करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार न होता, तब तक सिद्धि की आशा निरर्थक है। जो लोग किसी काम को करते हुए पहले भय, आशंका आदि की ही चिंता करते हैं और थोड़ी कठिनाई आते ही उस मार्ग को त्याग देते हैं, उनसे किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने की आशा व्यर्थ ही है। यह सिद्धांत किसी तरह के कार्यों के लिए है, पर सार्वजनिक ढंग के कार्यों के लिए तो विशेष रूप से लागू होता है। व्यक्तिगत हित के मामलों में तो बहुसंख्यक लोग किसी न किसी हद तक साहस और कष्ट सहिष्णुता का परिचय देते भी हैं, पर इस गुण की वास्तविक परीक्षा सार्वजनिक और सेवा कार्यों में ही होती है। जो लोग केवल निजी स्वार्थ का भाव मन में रखकर अथवा शौक या नामुवरी के ख्याल से ऐसे कार्यों में हाथ डालते हैं, उनके व्यवहार और चरित्र से आप तुरंत ही उपयुक्त सिद्धांत की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। पर कोलंबस की तरह दृढ़व्रती मनुष्य समझते हैं कि मानव जीवन केवल घर में पड़े पड़े खाने पीने के लिए ही नहीं है, वरन उसका असली उद्देश्य संसार में कोई ऐसा काम कर दिखाना है जिससे लोक कल्याण साधित हो और आगामी पीढ़ियां भी जिससे लाभ उठाती रहे। ऐसे लोगों का ही जीवन सार्थक मानना चाहिए। खेद है कि हमारे देशवासियों में इस प्रकार की भावना की बहुत कमी देखने में आती है। यह ठीक है कि कोलंबस की तरह नए नए अन्वेषण करना तो सबका काम नहीं है, और न हर एक के जीवन में वैसे संकट के अवसर ही आया करते हैं। फिर भी सार्वजनिक कार्यों में निस्वार्थ भाव से अपनी शक्ति और साधनों का प्रयोग करना और उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को देखकर मार्गच्युत न हो जाना किसी के लिए असंभव नहीं है। वह आदर्श केवल परिश्रम के साहसी अन्वेषकों का ही नहीं है, वरन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं का यथार्थ रूप में विश्लेषण करें तो हम जान सकते हैं कि हमारे यहाँ महर्षि अगस्त्य ऐसे ही महामानव थे, जिन्होंने अपने प्राण हथेली पर रखकर सागर और महासागरों के रहस्यों का सबसे पहले पता लगाकर अन्य लोगों के लिए सामुद्रिक मार्गों का ज्ञान प्रदान किया था। इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने भी अज्ञात देश विदेशों की यात्राएं करके और अनेक नवीन तथा उपयोगी पदार्थों, वनस्पतियों, पशुओं आदि का पता लगाकर स्वदेश की समृद्धि को बढ़ाया था। यही कारण है कि जिस प्रकार यूरोप अमेरिका में आज 500 वर्ष बीत जाने पर भी स्थान स्थान पर कोलंबस की मूर्तियां दृष्टिगोचर होती हैं और उसे एक युग निर्माता व्यक्ति मानकर स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में भी उसका चरित्र पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार
हमारे यहाँ भी महर्षि अगस्त्य और विश्वामित्र को महामानव ही नहीं, देवताओं का स्थान दे दिया गया और कम से कम 8-10 हजार वर्ष बीतने पर भी उनको पूज्य और आदर्श के रूप में स्मरण किया जाता है। संसार में सभी के लिए महानता का यही मार्ग है। ऑडियो 4 पुस्तक नई दुनिया का अन्वेषण करता कर्मवीर कोलंबस, लेखक ब्रह्मा वर्चस। रेड इंडियनों के देश में कोलंबस 2.5 महीने की भयंकर समुद्र यात्रा करके जिन द्वीपों में पहुंचा था, उनमें प्राचीन ढंग से रहने वाले रेड इंडियन निवास करते थे। वे लोग सीधे साधे खेती पर निर्वाह करने वाले और शांति प्रिय मनुष्य थे। उनका नाम कोलंबस और उसके बाद वहां पहुंचने वाले यूरोपियनों ने जो रेड इंडियन रखा, उसका कारण यही था कि कोलंबस ने पश्चिम समुद्र की यात्रा भारतवर्ष, जिसे यूरोप वाले इंडिया कहकर पुकारते थे, का एक नया मार्ग ढूंढ निकालने के उद्देश्य से ही की थी। इसलिए जब वह अमेरिका में पहुंचा तो उसने उस भूमि को भारत का ही एक भाग समझ लिया और उसे इंडिया का ही नाम दिया। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका की 48 रियासतों में से एक इंडियाना भी है। वे लोग लाल रंग के होने से रेड इंडियन कहलाए। यद्यपि उस समय भी वहां के निवासी खानों में थोड़ा सोना निकालकर उसे आभूषण बनाने के काम में लाते थे, पर वे उसका धन के रूप में लेन देन करना नहीं जानते थे। इसलिए सोने की खानों के होने पर भी उन लोगों के गांवों में उसकी इतनी बहुतायत नहीं थी। इधर कोलंबस के तमाम मल्लाह और खासकर पालोस का चालाक व्यापारी पिंजोन स्वर्ण की लूट के लिए ही इस खतरनाक यात्रा के लिए प्रस्तुत हुए थे। इसलिए जहां कोलंबस उस देश का भूगोल, रहन सहन और विशेषताओं को जानने का प्रयत्न करता था, वहां पिंजोन केवल हाय सोना ही कर रहा था। अंत में जब उसने देखा कि कोलंबस के साथ रहने में तो मेरा बहुत सा समय यूं ही नष्ट हो जाएगा, तब वह एक जहाज को लेकर भाग गया, जिससे स्वयं ही खोज करके बहुत सा सोना इकट्ठा कर ले और स्पेन को वापस चला जाए। इसके पश्चात एक के पश्चात दूसरे द्वीप की खोज करते हुए एक जहाज किसी नौसिखिया मल्लाह की गलती से बालू में फंसकर नष्ट हो गया। तब कोलंबस सोने की खानों का पता लगाकर और उस देश की बहुत सी नई चीजें तथा कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर स्पेन वापस लौटा। अपने साथियों में से 39 को उसने एक मजबूत किला बनाकर उस द्वीप में ही छोड़ दिया, जिससे वे उसके पीछे वहां अपना शासन सुदृढ़ करें और सोने की खानों पर अधिकार करके उसे निकालने की व्यवस्था करें। इधर धूर्त पिंजोन की योजना यह थी कि किसी तरह उस देश के निरस्त्र निवासियों को लूट मार करके बहुत सा सोना इकट्ठा करके कोलंबस से पहले ही स्पेन पहुंच जाए और सम्राट की सेवा में पहुंचकर इस समस्त अभियान का श्रेय स्वयं प्राप्त किया जाए। फिर भी मार्ग की कठिनाइयों के कारण वह कोलंबस के स्पेन पहुंचने के 2 दिन बाद ही स्पेन पहुंच सका। इस कारण उसकी समस्त जालसाजी का भंडा फूट गया और हर तरह से अपमानित तथा लांछित होकर शीघ्र ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। स्वार्थी दुनिया की दुरंगी नीति। जिस समय कोलंबस स्पेन पहुंचा, उसका राजाओं के समान जुलूस निकाला गया और सम्मान किया गया। सड़क के दोनों तरफ जनता की अपार भीड़ थी, जो नई दुनिया से लाए गए मनुष्यों और सामग्री को देखने के लिए उत्सुक थे। स्वयं सम्राट और साम्राज्ञी ने सिंहासन से उठकर कोलंबस का स्वागत किया, जो उस समय एक अपूर्व बात थी। स्पेन के समस्त राज्याधिकारी, बड़े बड़े सरदार और धर्म याजक उसके स्वागत को एकत्रित हुए थे। जिस व्यक्ति को केवल 10 महीने पूर्व राज्य सभा में भिखारी और जालसाज कहकर अपमानित किया गया था, आज उसे सब लोग संसार का एक महान व्यक्ति स्वीकार करके मान्यता दे रहे थे। जब कोलंबस ने अमेरिका में मिलने वाली नई नई चीजें सम्राट के सामने उपस्थित की, तो सब लोगों का यह भ्रम दूर हो गया
कि पृथ्वी के दूसरे तरफ मनुष्यों का रहना असंभव है। जिन धर्माचार्यों और विश्वविद्यालय के आचार्यों ने आरंभ में उसके मानचित्रों तथा गणना का मजाक उड़ाया था, अब वे विनीत भाव से उसके मुख की तरफ देख रहे थे। केवल डी टालवेरा ही एक ऐसा पाषाण हृदय और निर्लज्ज व्यक्ति था जिसे अपने व्यवहार पर अब भी किसी प्रकार का खेद नहीं था और जो इस समय भी कोलंबस के महत्व को घटाने में लगा था। कोलंबस अपने साथ एक रेड इंडियन को लाया था जिसे इस बीच में कुछ स्पेन की भाषा सिखाई गई थी। उसके पास एक तोता भी था जिसे मनुष्य की तरह बोलने की शिक्षा दी गई थी। जब केवल लंगोटी पहने हुए उस रेड इंडियन ने अपने तोते के पास मुंह ले जाकर कुछ कहा तो तोता स्पष्ट स्वर में बोलने लगा, सम्राट चिरंजीवी हो, सुंदरी साम्राज्ञी साबेला चिरंजीवी हो। थोड़ी देर ठहरकर तोते ने फिर कहा, सागरों और महासागरों के एडमिरल डॉन क्रिस्टोफर कोलंबस चिरंजीवी हों। बादशाह और उनकी राज्यसभा के सभी सदस्य एक पक्षी को मनुष्य के समान बोलते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सम्राट कहने लगे, संत जॉन की शपथ, यह तो बड़ा अद्भुत पक्षी है। दूसरी बार कोलंबस 10 सरकारी जहाजों को जिन पर पूरी युद्ध सामग्री थी लेकर अमेरिका गया, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वह जो किला बनाकर आया था वहां राख का ढेर दिखाई पड़ रहा है और उन 39 व्यक्तियों का भी कोई पता नहीं जिनको वह अपने पीछे व्यवस्था के लिए छोड़ गया था। गांव वालों से पूछने पर पता लगा कि उन लोगों ने कोलंबस के चले जाने के बाद ही पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और सोने के लालच से आपस में झगड़ा करना और उस देश के मूल निवासियों से दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। इस पर कुछ दूरी पर बसने वाले एक कबीले ने उन पर अकस्मात हमला किया और किले में आग लगाकर सब लोगों को जान से मार दिया। उसी संघर्ष में इस गांव के भी अनेक व्यक्ति और मुखिया घायल होकर अभी तक बुरी दशा में चारपाइयों पर पड़े थे। वास्तव में यह वैसी ही घटना हुई जैसी एक भारतीय लोक कथा में वर्णित है। 4 लुटेरे जब घर वापस आए तो देखा कि उनकी बुढ़ी नानी मरी पड़ी है। लोगों ने कहा इसकी मृत्यु आ गई थी, वही इसे ले गई। लुटेरों ने क्रोधित होकर निश्चय किया कि आज उस मृत्यु को ही ठीक करना चाहिए जो हमसे भी नहीं डरती। मृत्यु का पता लगाते हुए वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे और वहां रहने वाले एक साधु से मृत्यु का पता पूछा। उसने एक गुफा की तरफ इशारा किया कि उसी में मृत्यु रहती है। जब लुटेरे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां सोने का बहुत बड़ा ढेर लगा है। लुटेरे उसमें से अधिक सोना लेने के लिए झगड़ा करने लगे और लड़ते लड़ते चारों वहीं गिरकर मर गए। सचमुच वह सोना उनके लिए मृत्यु ही सिद्ध हुआ। यही हाल उन लालची स्पेन वालों का हुआ। इसके पश्चात कोलंबस ने फिर नया इंतजाम किया और बहुत सी सामग्री तथा स्वर्ण स्पेन के सम्राट को भेजा। इस प्रकार लाभ होने से वहां के अन्य प्रभावशाली लोग अमेरिका के मामले में दिलचस्पी लेने लगे। वहां पहुंचने वाले लोगों ने कोलंबस के विरुद्ध अनेक झूठी सच्ची शिकायतें लिखकर सम्राट के पास भेजी। इस पर एक सरकारी अधिकारी को अमेरिका भेजा गया। उसने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कोलंबस तथा उनके भाई को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर कैदी के रूप में स्पेन भेजा। जब साम्राज्ञी को इस अन्याय का पता चला तो उसने उसको फिर से सम्मानित करके उसका अपमान करने वालों को दंड देने की आज्ञा दी। पर अब कोलंबस कठिन यात्राओं में परिश्रम करते और कष्ट सहते हुए इतना बीमार और थका हो गया था कि उसके ज्यादा जीवित रहने की आशा नहीं रही। फिर भी जब तक शक्ति रही वह किसी तरह अमेरिका में नए नए स्थानों का पता लगाने का प्रयत्न करता रहा। इसी बीच साम्राज्ञी इसाबेला की मृत्यु हो गई और सम्राट फर्डिनेंड ने अपने पुराने वचनों के अनुसार उसे बहुत अधिक अधिकार और संपत्ति देना पसंद नहीं किया। इसलिए
उसकी खोज के फल से यद्यपि अन्य सैकड़ों लोग धनवान हो गए और कितने ही अमेरिका के विभिन्न भागों के स्वामी बन बैठे, पर कोलंबस की अंतिम अवस्था एक सामान्य व्यक्ति के समान ही रही। उसकी मृत्यु के अवसर पर उसके पुत्र ने ला रेविडा मठ के पुजारी फादर पीरेज को जो समाचार भेजा, उसमें कहा गया था, मेरे पिता को इस बात का अत्यंत खेद रहा कि वे अंतिम दिनों में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण आपकी दर्शन करने का अवसर प्राप्त न कर सके। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनके जीवन में जो जो बाधाएं और कष्ट उन्हें सहन करने पड़े, मैं उनकी सूचना आपको दे दूं, क्योंकि अनेक व्यक्ति उनके विरोधी बन गए हैं और इतनी झूठी बातें फैला रहे हैं कि सच्चाई बिल्कुल छिप गई है। मैं भली भांति नहीं कह सकता कि उनके शरीर को कौन सा रोग लग गया है, लेकिन इतना मुझे अवश्य दिखाई पड़ता है कि उनका हृदय जर्जर हो गया है। उनका बाल्यकाल गरीबी में बीता। अमेरिका की खोज करने पर उनको सर्वोच्च वैभवशाली पद प्रदान किया गया और अब पुनः उनका पराभव आरंभ हो गया है। सम्राट फर्डिनेंड ने शाही मुद्रा द्वारा अंकित जो वचन दिए थे, उनकी पूर्ति करना अब उन्हें उचित नहीं प्रतीत होता। राज दरबार में केवल साम्राज्ञी ही उनकी शुभकांक्षी थी, परंतु अब उनका देहावसान हो चुका है। इसलिए एडमिरल आज पुनः उसी स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं जिसमें वह प्रारंभ में थे। इस प्रकार सन 1506 में संसार के एक महान अन्वेषक और साहसी व्यक्ति का देहांत हो गया। यद्यपि उसने अन्य दुनियादार लोगों को इस कार्य में सहायक बनाने के लिए नई दुनिया में मिलने वाले सोने का विशेष रूप से वर्णन किया था, पर हम कोलंबस के चरित्र का अध्ययन करके कह सकते हैं कि उसका लक्ष्य सदैव मानवीय ज्ञान की वृद्धि करना ही रहा। उस समय के धर्माचार्य और विद्वान कहलाने वाले इस बात पर हंसते थे कि यह पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है। यद्यपि उस समय यात्रा के साधन इतने विकसित नहीं हुए थे और न रास्तों का ही किसी को पता था कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सके, तो भी कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका तक पहुंचकर इस संबंध में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर ली। महापुरुषों का प्रायः यही परिणाम हुआ है कि उन्होंने परिश्रम करके तथा अपने अस्तित्व को संकट में डालकर जो सफलताएं प्राप्त की हैं, उनका लाभ प्रायः ऐसे लोगों ने उठाया है जिनका उसमें कभी कोई संबंध नहीं रहा। बात यही होती है कि उनका ध्यान तो मुख्यतः ज्ञान की खोज में लगा रहता है और दूसरे रुपया की खोज करते रहने वाले मौका सामने आते ही चटपट कमाई करने को बीच में कूद पड़ते हैं। पर जो सच्चे ज्ञानाभिलाषी और लोक कल्याण की भावना वाले होते हैं, वे इस प्रकार की बनिया बुद्धि से काम नहीं करते। कोलंबस ने मृत्युकाल आने पर अंतिम क्षण में यही कहा, मैं महापुरुष नहीं हूँ, मैंने तो द्वार खोला है जिससे लोग उसमें प्रवेश करके अग्रसर हो सके। निष्काम कर्म की महत्ता। जिस कोलंबस ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर नई दुनिया का मार्ग खोला और मानव जाति की प्रगति का एक बहुत बड़ा साधन उत्पन्न कर दिया, उसके साथ अधिकार संपन्न व्यक्तियों ने जो अभद्रता का व्यवहार किया, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े कहलाने वालों की मनोवृत्ति प्रायः यही होती है कि लाभ का सबसे बड़ा अंश उन्हीं को मिले। वर्तमान समय में भी जिस स्टीफेंसन ने रेल की, राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का और जो एडिसन ने चलचित्र सिनेमा का आविष्कार किया, वे साधारण स्थिति में ही रहकर परलोकगामी हो गए, पर दूसरे लोगों ने उनका व्यापार के रूप में प्रयोग करके करोड़ों और अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली और उसके जोर से दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करने लगे। अमेरिका की खोज के पश्चात स्पेन के धनी लोग और सरदार तथा इंग्लैंड, फ्रांस आदि के व्यवसायी सोने के लालच से उस तरफ दौड़ पड़े। इन सब ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल छीना झपटी का ही आश्रय नहीं लिया, वरन उस महाद्वीप के मूल निवासियों के साथ ऐसा पैशाचिक व्यवहार किया
कि एक प्रकार से उनका मुल्क छेद ही हो गया। खासकर स्पेन वालों ने साम्राज्य की लालसा में दक्षिणी अमेरिका के कितने ही देशों के निवासियों और उनकी सभ्यता को जड़ मूल से नष्ट कर डाला। वर्तमान समय की खोजों से वहाँ की जिस माया सभ्यता का पता चला है वह अधिकांश में भारतीय धर्म और संस्कृति के अनुरूप थी और इतिहासज्ञों के मत से किसी समय भारतवासियों ने ही वहाँ पहुंचकर उसकी स्थापना की थी। अब भी उसके नगरों और पूजा स्थलों के खंडहर खोज करने वालों को आश्चर्यचकित करते रहते हैं, पर वे लोग भारतीयों की तरह ही धर्म मार्ग पर चलने वाले और परोपकारी मनोवृत्ति के थे। स्पेन वाले पहले तो एक मित्र के रूप में ही वहां जाकर ठहरे, पर मौका लगने पर उन्होंने छल कपट की नीति से काम लिया और मूल निवासियों को मार काट करके उनके देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यद्यपि स्पेन के लुटेरे दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों से वहां के सरदारों के घरों और खासकर मंदिरों से सुवर्ण अलंकार की लूट करके हजारों मन सोना जहाजों में भरकर उसी प्रकार ले गए जिस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी 17 बार सिंध, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंदिरों को लूटकर रत्न, सुवर्ण, चांदी आदि के ढेर ऊंटों पर लाद कर ले गया था। पर ऐसे अत्याचारी लुटेरे कभी फलते फूलते नहीं। महमूद गजनवी मरते समय अपनी संपत्ति को देखकर रोता ही रहा। इसी प्रकार स्पेन वालों ने जो धन और स्वर्ण लूटा उसके कारण ना मालूम उसी समय आपस में कितने खून और हत्याएं हुई और उस धन को ऐसी ऐसी जगह छिपाया गया जहां से बड़ी बड़ी कोशिशें करने पर भी आज तक उसका पता नहीं लगाया जा सका। अपहरण की यह मनोवृत्ति आज पहले से भी अधिक बढ़ी हुई है। केवल उसने सभ्यता और शिष्टता का आचरण ओढ़ लिया है जिससे उसकी भयंकरता और जघन्यता ढक गई है। आज भी सच्चे कार्यकर्ताओं का सत्व चालाक और साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया जा रहा है। जिस प्रकार कोलंबस ने मरते समय अपने पुत्र डीगो से कहना पड़ा, मेरे गरीब बेटे, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या आशाएं बांधी थी, लेकिन मैं कितनी बुरी तरह असफल हुआ हूँ। उसी प्रकार आज भी लोकोपकार का कार्य करने वालों को अपने व्यक्तिगत हित की दृष्टि से प्रायः असफल होना ही पड़ता है, पर ऐसी असफलता निष्काम कर्म के अनुयायियों की दृष्टि में तुच्छ ही होती है, क्योंकि वे उस अमृतमय पद को सदा सामने देखते रहते हैं।